friends, welcome back to my channel. So today we will learn about heredity and environment. देखिए, हेरिडिटी आनुवंशिकता एवं वातावरण या पर्यावरण बोल लो, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन की ग्रोथ के लिए जो भी उसके अंदर हेरिडिटी उसके अंदर आई है उसके माता पिता से, जो भी गुण आए हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि जितने भी गुण उसको उसके पेरेंट्स से मिले हैं जीन्स के द्वारा, ठीक है, वो सब क्या है? हेरिडिटी है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब कंसेप्शन होता है यानी कि जब गर्भ धारण होता है उस टाइम पर, तो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो यूनियन और मेल और फीमेल का क्या होता है? सेल मिलता है, फर्टिलाइज होता है वो, और जब वो फर्टिलाइज होता है तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है, वहाँ जाइगोट बनता है। जाइगोट में कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 23 पेयर्स इसमें आपके मेल के होते हैं और 23 ही इसमें आपके फीमेल के होते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो आपके क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है, उनको हम ऑटोसम्स बोलते हैं, यानी कि सेम है। और वन पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो अलग होता है। मेल में वो अलग होता है, फीमेल में वो अलग होता है। मेल के अंदर हम XY पाते हैं और फीमेल के अंदर हम XX पाते हैं। अंडरस्टैंड? इसी के साथ हम एनवायरनमेंट समझते हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है? जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो सब क्या है? हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये हर एक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअली, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है? इन्फ्लुएंस करता है, हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। क्या? एनवायरनमेंट प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरनमेंट क्या है? सिर्फ जीन्स को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं एनवायरनमेंट से सीखने के लिए, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है। बस जीन्स नहीं है, मतलब कि गुण नहीं है। Environment consists of various types of factors like physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces. एनवायरनमेंट क्या है? कंसिस्ट करता है, बहुत सारे टाइप्स इसमें हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इमोशनल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस किसके अंदर आते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट द चाइल्ड कैन फ्लरिश, यानी कि टीचर को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे बच्चा ईजिली चीज़ को सीख पाए, उसको फ्लरिश कर पाए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होती है एक ओव्यूम से, एक ही ओव्यूम से ही डेवलप होती हैं। और आइडेंटिकल का ही नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि मतलब कि जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? जैसे कि दो बच्चों का जन्म हुआ तो वो दो बच्चे क्या हैं? बिल्कुल सेम लगेंगे, उनकी मतलब आइज़, ईयर, नोज, ये सब सेम होता है उनका, ठीक है। और ये दोनों या तो बॉयज़ ही होते हैं या गर्ल ही होते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस के होते हैं जिसमें ये, और जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि मोस्टली बच्चे क्या होता है? एक गर्ल या एक बॉय होता है, या एक बॉय और एक गर्ल, मतलब इस टाइप से होता है, सिस्टर ब्रदर का रहता है उसमें, फ्रेटर्न में। और वहीं पर हम आइडेंटिकल की बात करें तो इसमें दोनों सेम होते हैं, मतलब उनको आप कह ही नहीं सकते हो। अगर उनके नाम भी हैं समृद्धि, सुरभि, तो आप उनको पहचान नहीं सकते कि कौन सुरभि और कौन समृद्धि है, ठीक है। एक यूट्यूब या फिर हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर भी दो लड़कियां हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, चिंकी मिंकी, आई थिंक चिंकी मिंकी नेम है उनका, मुझे नेम नहीं पता उनका। तो वो क्या है? वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उनके आप आइज़ देख लो, नोज़, ये सब सेम रहता है उनका। वहीं पर फ्रेटर्नल ट्विंस के साथ क्या होता है? फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जनरेशन ऑफ टू सेपरेट ओवम। ये दो अलग अलग अंडों से मिलकर होता है, ठीक है। और हम वहीं पर बात करते हैं हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, हर एक व्यक्ति की, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटली ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी क्या है? वो टोटली बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, उनके द्वारा जो भी गुण हमें आते हैं वो हेरिडिटी
है। ठीक है, वहीं पर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है, टोटली कंडीशन है। ठीक है, जो हमें बिहेवियर, जो हमारे बिहेव में आती है, जो हमें मतलब वातावरण से मिली हुई है, जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हमारे पास वातावरण होता है, मतलब टोटल क्या है, वातावरण से हमें जो भी सीखने के लिए मिला या जो भी हमें उससे मिला। अंडरस्टैंड। वहीं पर अब बहुत से लोग क्या होता है, हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कहता है कि अगर हेरिडिटी नहीं होगा तो एनवायरनमेंट नहीं होगा। भाई कॉमन सेंस है ना, कि अगर सपोज करो, अब हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है और एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा है, उसके हेरिडिटी में आया, उसके जीन्स में आया कि अगर उसके मम्मी पापा कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, बहुत अच्छा सिंगिंग करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे के अंदर भी थोड़ा बहुत वो जीन्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला कि जिसमें वो क्या बोलते हैं, जिसमें वो अपने जो उसके पास हेरिडिटी है वो उसको उसका अनुसरण करके वो आगे चला जाए। ठीक है, आप समझ रहे हो कि अगर सपोज़ दैट हम हैं, ठीक है, अब हमारे पेरेंट्स के अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, लाइक वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कर लेते हैं, या बहुत अच्छा मतलब कुछ भी ले लो आप, और वो जीन्स उनके मेरे अंदर आए, बट मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, यानी कि उसको सीखने के लिए मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीन मेरे अंदर बेकार हो गए। यानी कि अगर आपके अंदर हेरिडिटी नहीं है तो आप एनवायरनमेंट के साथ तो फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम वुड वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताएं तो वुड वर्ड क्या कहते हैं कि बोथ आर इक्वली इसेंशियल, दोनों ही हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। किस लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, बच्चे के डेवलप उसके विकास के लिए भी, दोनों ही चीज़ हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि इंडिविजुअल अगर हम माने तो जो रिजल्ट है डेवलपमेंट का वो क्या है, हेरिडिटी, मल्टीप्लीकेशन, एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी की हम बात करते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे, उन्होंने दो लॉ निकाले थे हेरिडिटी के। एक लॉ था उनका सेग्रेशन डोमेन्स और दूसरा लॉ था उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड डोमेन्स की बात करें तो सेग्रेशन, if the trait of one genes are not manifest in one generation it does not mean that they die। इनका मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं गया, मतलब कि हमारे पेरेंट्स का कोई जीन था वो हमारे अंदर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीन मर गया या ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जीन आने वाले टाइम में, इसका डोमिनेंट यही है कि वो अगर आप में नहीं है तो वो आपके आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर आएगी। जो हमारे जीन्स है वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हम डॉक्टर वगैरह के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आप हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी किसी के था, आपको किसी के मतलब कि अब जैसे कैंसर है, कैंसर की अगर हम बात करें तो अब किसी के होगा, हमारे अगर पीढ़ी में चल, लाइक मेरी दादी के या किसी के भी था। ठीक है, तो अब आने मेरे अंदर नहीं है, अब हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उनमें से किसी के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ ना पहले से थी, तो ये हमारे जीन्स में है, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो गई। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी डिजीज़ या बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें जीन्स की वजह से होती हैं। अंडरस्टैंड। सेकेंड लॉ देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसमें क्या होता है, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी चीज़ हमें हमारे जीन्स में मिली है, ठीक है, जैसे माता पिता के कोई भी लक्षण है तो वो ऑब्वियसली बात है वो हमारे अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ये जो ये जेनेटिक है, ये क्या है, आजकल का एक नियम बन चुका है कि भाई जो चीज़ आपके पेरेंट्स के अंदर थी वो आपके अंदर मिलेगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। देखो अब पेड़ है, पेड़ पौधे की भी अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में हम देख सकते हैं, अगर कोई पेड़ पौधे जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक है, अब आप लगा लो, हम सोच लें मटर का पौधा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मान लो इसकी जो बीज का रंग है वो पीला है या फिर हरा है। ठीक है, वहीं पर हम इसका साइज़ वो देख लें, शेप देख लें कि ये राउंड हो सकता है या फिर सिकड़ा हुआ हो सकता है, मतलब रिंकल हो सकता है।
तो हम देख सकते हैं कि इसके चांसेस क्या हैं। पौधे के अंदर जो चांसेस क्या है कि वो एक तो पीला रंग का भी हो सकता है, दूसरा वो गोलाकार का भी हो सकता है। इसमें चांसेस ये भी है कि वो ग्रीन रंग का भी हो सकता है और वो सिकुड़ा हुआ भी हो सकता था। ठीक है? तो ये संभावनाएँ होती हैं जो एक-दूसरे पर प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है? हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है? इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, नॉलेज ऑफ द बोथ द फैक्टर will help the teacher in finding out the individual difference among his student in learning different subject। इसका मतलब क्या है कि जो नॉलेज है इन दोनों चीज़ों की, जो नॉलेज है यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है, ये क्या करती है बच्चों को इंटरेस्ट जगाने में हेल्प करती है टीचर की। ठीक है? और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने में और उनके डिफरेंस को समझने में हेल्प करती है। ठीक है? तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे अब टीचर जो होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा हेरिडिटी क्या है, जो हमारे अंदर जन्म से होती है। ठीक है? चाहे वो हमारा बौद्धिक क्षमता हो, कुछ भी हो सकता है, स्वभाव हो हमारा। ठीक है? वहीं पर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जहाँ से हम सीखते हैं और चीज़ें, घर है, स्कूल है, समाज है ना? जहाँ से हमें और सीखने के तरीके मिलते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस टीचर बता सकती है। वहीं सेकंड इसमें आता है, हैंस टीचर मस्ट प्रोवाइड अ congenial atmosphere for the student and treat them equally। The teacher must motivate them to adjust with the environment। कि यहाँ पर टीचर क्या करती है, बच्चों को समझाती है, बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर देती है जिसमें बच्चे के साथ क्या करती है, वो इक्वली बिहेव करती है, इक्वली उनके साथ ट्रीट करती है, किसी को भी वो छोटा बड़ा नहीं समझती और ध्यान देती है कि उनको किस चीज़ में रुचि है। ठीक है? ठीक है? किस चीज़ में उसकी रुचि है, टीचर मस्ट मोटिव, और टीचर क्या करती है, बच्चों को मोटिवेट करती है, बेटा जिस तरीके का आपको वातावरण मिला हुआ है उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है? तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये रहता है। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, अगर किसी में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।